हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लीगल स्टेक्स लॉ स्कूल। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है। बेटा मैं आपको बता दूं, हर एग्जामिनेशन के लिए कॉलेजियम सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है? और अगर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वांटिटी बढ़ानी हो तो क्या ये काम भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ाने की जो पावर है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है? हालांकि इसका आंसर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए। आइए बात करते हैं दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम आखिरकार क्या है। क्या ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे इंडिया में 1950 से है? मतलब 26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है, ये वो डेट है जब हमारा इंडिया रिपब्लिक बना था, जब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे इंडिया पर इंप्लीमेंट किया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, क्या उस टाइम पर कॉलेजियम सिस्टम जैसा कोई वर्ड मेंशन था? क्या कॉलेजियम सिस्टम उस समय भी फॉलो होता था? तो दोस्तों हमारे पास 1950 से लेकर मैं बोलूंगा 1977 तक हमें कुछ खासी प्रॉब्लम नहीं आई, या फिर 1973 ही देख लेते हैं। 1950 से लेकर 1973 तक हम लोगों को कुछ खासी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड आई नहीं। और क्यों नहीं आई? क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी इस पूरे टाइम पीरियड में वन पार्टी सिस्टम रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी रही, ना तो केवल सेंटर में मगर स्टेट्स में भी। इंपॉर्टेंट चीजें 1973 से शुरू होती है। एक कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है पहली बार इंडिया में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिरकार कौन होता है। वैसे अगर आज की डेट में देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज। बट मैडम मैडम इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज 1973 में नहीं बनाया गया था। जज का नाम था A N रे। और 23 सालों में पहली बार ये परंपरा को तोड़ा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस नहीं बना। आपने जस्टिस A N रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया 1973 में। हालांकि ऐसा दोबारा होता है 1977 में, MU बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है, अगर मैं MU बेग से रिलेटेड आपको बात बताऊं तो MU बेग के आगे सुप्रीम कोर्ट के 10 जज और थे, 10 सीनियर मोस्ट जज और थे। पूरा रो है उसको सुपरसीड करते हुए 1977 में MU बेग को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो क्या ये कहीं पर मेंशन नहीं है? दोस्तों बिल्कुल मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि जजेस को अपॉइंट करने से पहले, पहली बात तो जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जजेस को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ या जज के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ उनको कंसल्टेशन करना चाहिए, ऐसा बोलता है आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 2। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कंसल्टेशन वर्ड है, जो ये एडवाइस वर्ड यहाँ पर आर्टिकल 124 में मेंशन्ड है, क्या ये एडवाइस लेना सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है? मतलब यहाँ पर साफ साफ ये माना जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट करने से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवाइस लेनी चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवाइस लेने से मतलब क्या ये बाइंडिंग है? क्या ये एक तरीके से बाउंडेशन मानी जाए राष्ट्रपति के ऊपर कि उनको, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी ही लेनी पड़ेगी? आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि क्या ये जरूरी है कि राष्ट्रपति की एडवाइस आपको लेनी ही लेनी है? तो आइए बात करते हैं, ये मुद्दा सबसे पहले कब उठा? जब 1982 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसको हम लोग फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस की बात करें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली मना कर दिया था, आउटराइटली मना कर दिया था कि राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से ये बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति के लिए, ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मतलब पर्टिकुलरली इस केस में जो बात की गई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गई थी। पर्टिकुलरली इस केस में जो
बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, तो किसकी एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट में किसकी एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस, जो कि सीनियर मोस्ट जज है। तो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस मतलब जरूरी नहीं है कि वो ले, और इसलिए यहां पर जो एडवाइस एक्सप्रेशन था उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला कि ये तो बस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, केवल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, राष्ट्रपति के लिए ये मानना जरूरी नहीं है, या राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इन्वर्टेड कॉमर्स में याद रखना कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है बच्चों, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट में किसकी एडवाइस लेनी जरूरी है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कही गई थी। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो एडवाइस वर्ड है, जो एडवाइस वर्ड का मतलब है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केवल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। तो मतलब देखा जाए तो आजादी से पहले तक या आजादी के बाद से, जब से हम लोगों को संविधान मिला है, तब से कुछ कॉलेजियम सिस्टम नाम की चीज हुआ नहीं करती थी। इसका मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम कहीं पर रिटर्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर कॉलेजियम सिस्टम बाद में ओरिजिनेट हुआ है। तो आखिरकार ये ओरिजिनेट या इसका ओरिजिन कहां से डिराइव किया जाता है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको केसेस पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट जजिस केस, ऐसे में टोटल मिला के 3 केस आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, और जो थर्ड एंड लास्ट केस है वहां पर आप लोग देखेंगे कि कॉलेजियम जो एक ग्रुप है वो वहां से निकल कर आता है। ये मुद्दा यहाँ पर खत्म नहीं होता, और उसके बाद सेकंड जजिस केस 1977 नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये 1993 है। 1993 में ये मुद्दा दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से बदल देता है। और अब क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपसे पूछा जाए ना कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस का क्या मतलब है, तो इन केसेस में बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस का मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी एडवाइस से मतलब है। और ये सारा की सारी चीज है, ये आखिरकार शुरू कहां से होती है, तो ये सब मैडम इंदिरा गांधी ने जो 1973 के बाद किया, ये सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है, क्योंकि 23 सालों तक इंडिया में देखा जाए 1950 से 1973 तक कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाता था, और उसके बाद जब चीफ जस्टिस बनाया गया ए एन रे को, जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, और फिर बनाया गया एमयू बेग को, जिनके आगे भी 10 सीनियर मोस्ट जज और थे, तब यहां पर क्वेश्चन निकलकर पहली बार आता है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकता है, क्या राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो वहां से ये क्वेश्चन डिराइव होता है दोस्तों, और उस क्वेश्चन का आंसर देते देते अब हम पहले आर्टिकल 124 में पढ़ते हैं कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। उसके बाद ये मुद्दा पहली बार उठता कहां पर है, तो हमने बताया कि फर्स्ट जजिस केस में ये मुद्दा पहली बार उठता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि सर एडवाइस लेना तो आपके ऊपर है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, मानना ना मानना ये आपकी डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है आपके ऊपर कुछ। सेकंड जजिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही ये मामला बदल दिया, पहले जजमेंट को बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया और बोला कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। किसकी एडवाइस? रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जज को अपॉइंट करने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर यह भी बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एडवाइस देंगे, वो एडवाइस अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से पहले इस मैटर को कंसल्ट करेंगे, उसके बाद जो राय इन तीनों की बनेगी वो राय फॉरवर्ड की जाएगी राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए। मतलब क्या कि टॉप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो यहां पे जो फॉर्मूला डिवाइस किया गया था वो 1+2 का फॉर्मूला डिवाइस किया गया कि ये तीनों मिलकर एक राय बनाएंगे कि किसको जज बनाना है। वो राय जो सुप्रीम कोर्ट की बनेगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले से राष्ट्रपति को दी जाएगी, और राष्ट्रपति के लिए ये राय मानना जरूरी है। ये एडवाइस राष्ट्रपति के लिए अब एक बाउंडेशन बना दिया गया कि राष्ट्रपति इससे मुकर नहीं सकता है। सेकंड जजिस केस में ये 1993 में बोला गया। क्या कभी भी नहीं मुकर सकता है? बेटा ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ये राय समझ में नहीं आती है तो वो राय राष्ट्रपति वापस कर सकता है इस ग्रुप को। और अगर मान लो कि इन तीनों ने दोबारा उस पर डिस्कशन करके उसी सेम इंसान का नाम सेकंड टाइम फॉरवर्ड किया, तो अब राष्ट्रपति के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इनको मानना ही पड़ेगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको उन्हें जज अपॉइंट करना ही पड़ेगा। क्या ये मुद्दा यहां पर खत्म हो गया? नहीं, 1998 में ये मुद्दा दोबारा एस्केलेट हुआ जब 3 जजेस केस को फाइल किया गया। और दोस्तों यहां पर जो 1+2 का सिस्टम था उसको चेंज करके
आपने 1+4 कर दिया। इस सिस्टम को 1+2 से चेंज करके 1+4 कर दिया। ये 3 जजेस केस वो था जब पहली बार कॉलिजियम एक ग्रुप बन के बाहर निकला। इस 3 जजेस केस में आपने पहले दी हुई जजमेंट जो 1+2 की जजमेंट थी, आपने उसको भी ओवररूल कर दिया और यहां पर यह बोला कि अब राष्ट्रपति को सलाह लेनी है 5 लोगों की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह लेनी है 5 लोगों की। 5 में से एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 4 होंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। और ये पांचों की पांचों मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति उसी एडवाइस के बेसिस पर जजेस को अपॉइंट करेंगे। और ये जो ग्रुप निकल कर आया दोस्तों, इसी ग्रुप का नाम दिया जाता है कॉलिजियम। इसका मतलब कॉलिजियम ग्रुप 1950 में नहीं था, समय के साथ इसको डेवलप किया गया था। हालांकि 1998 से कॉलिजियम सिस्टम चलता रहा और बहुत से लोगों ने इस कॉलिजियम सिस्टम की बहुत सी चीजों पर सवाल उठाए, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, कि सर आप क्या देखकर जजेस बनाते हैं। कभी कभार तो यह भी बोला गया कि सर एक ही फैमिली के बहुत से जजेस सुप्रीम कोर्ट में देखे गए हैं, नेपोटिज्म हो रहा है। जो बॉलीवुड में होता है ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में देखा गया। एक ही फैमिली के बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट में बार बार जज बन रहे हैं, उनके बेटा, उनकी बेटी या उनके ग्रैंडफादर, उनके पोते, कुछ इस तरीके से पूरी फैमिली सुप्रीम कोर्ट में, कुछ पर्टिकुलर फैमिली सुप्रीम कोर्ट में बार बार आ रही है। सर ये भी ठीक नहीं है। हालांकि काफी सालों तक इस पर बहस होती रही और एट लास्ट जब एनडीए की सरकार सन 2014 में बनती है, मोदी गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश पहली बार सन 2014 में करी। बट उससे पहले मैं दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट 1973 में भी दिया था, जो केशव नंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी केशव नंद भारती केस 1973 का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक चीज, एक थ्योरी डिवाइस करी थी जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कहते हैं। हालांकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा था, वो केस ये था कि क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मना करते हुए बोला कि आप सरकार होने के नाते, क्योंकि देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मगर आई एम वेरी सॉरी, आप कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें चेंज नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। तो दोस्तों इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं पार्लियामेंट का पहला प्रयास क्या हुआ। पार्लियामेंट ने सन 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, मतलब संविधान को बदलने की कोशिश करी, जिसको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2014 कहते हैं, जिसके जरिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करते हुए एक लॉ पास किया, जिसको मतलब एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को एनजेएसी सिस्टम कहा जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी सिस्टम कहा जाता है। मतलब अब इन्होंने ये बोला कि सर कॉलिजियम सिस्टम के जरिए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, हमने और एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जिसको हमने एनजेएसी कहा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी कहा। ये एक्ट हालांकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास भी कर दिया गया था, बट अब सबसे बड़ा पंगा शुरू होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बात गवारा होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर पाता उस समय? सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस लॉ के साथ साथ इस पूरे की पूरे कमेटी को, मतलब 99th अमेंडमेंट एक्ट को और इसके साथ साथ पूरा एनजीएसी एक्ट को या इस एनजीएसी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और इसी के साथ दोनों हटा दिए गए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एक्ट और इस कमेटी को घोषित किया गया, दोनों को हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक बात बोली कि सर मैं क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पार्लियामेंट के 3 पिलर होते हैं ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर होते हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर कर रही है और सर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी सर, एनजेएसी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए ये नल एंड वॉइड की जाती है, बात खत्म। दोबारा सन 2015 में जो सिस्टम है वो कॉलिजियम पर शिफ्ट मारता है। हालांकि अगले साल चुनाव है, उससे पहले भी मोदी सरकार ने सन 2022 में एक और कोशिश करी। उन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल को राज्यसभा में पास करवाया, राज्यसभा में इसको लेकर आया गया। हालांकि वॉइस वोट के साथ इसको पास भी कर दिया गया, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बिल को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म करते हुए खत्म करवा दिया। क्या भारत में कभी कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा? क्या ये कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी की जो पूरा की पूरा कंट्रोवर्सी है ये ऐसे ही चलती रहेगी? अब आपके दिमाग में ना दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा कि सर कौन बनता है सुप्रीम कोर्ट का जज, क्वालिफिकेशन क्या है, ये कैसे पता लगे? दोस्तों क्वालिफिकेशन तो इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा कि एक बाहर छोटा सा वकील जो बैठता है ना सुप्रीम कोर्ट में, शायद वो भी जज बन सकता है। एक हाई कोर्ट का छोटा सा वकील शायद सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, बट ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं। यही तो नेपोटिज्म है। कैसे? आइए बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 124 ही आप लोगों के सामने रखता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन तो सिटीजन की बोल दी गई, और दूसरी क्वालिफिकेशन के 3 पॉइंट बना दिए गए। तीनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आपके नाम को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर आप इससे पहले किसी हाई कोर्ट, किसी एक, किसी दो या दो से ज्यादा हाई कोर्ट में लगातार 5 सालों तक जज रह चुके हैं, मतलब अगर आप किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं लगातार 5 सालों तक, तो आई कैन कंसिडर योर नेम फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। आपने बोला सर मैं कभी जज तो बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर आप किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 सालों तक एक एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं सर, अब मुझे बताइए कितने सारे एडवोकेट्स हाई कोर्ट में ऐसे होंगे जो लगातार 12 साल, 13 साल, 14 साल की उनकी प्रैक्टिस होगी, बट क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो गोली मारी है, क्या वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं या बनते हैं? और कितने बनते हैं उनमें से? एक बड़ा क्वेश्चन है यार। आपने बोला कि सर नहीं मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी तो कभी के बाद लोग एलएलबी पढ़ने के बाद ना आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, मास्टर ऑफ लॉ बन जाते हैं, ठीक है, और आर्टिकल लिखते हैं। कभी कभार आप इतने बड़े मास्टर ऑफ लॉ बन जाते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आपसे बहुत कुछ सीख कर कानून में बदलाव करती है। तो अगर पार्लियामेंट भी आपका नाम जानती है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति भी आपका नाम जानता ही होगा, और ऐसे लोगों को जुरिस्ट कहा जाता है। और ये बोला गया कि अगर आप राष्ट्रपति की राय में एक अच्छे जुरिस्ट है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। बट क्या राष्ट्रपति ने किसी जुरिस्ट का नाम आज तक रिकमेंड किया है? क्या ऐसा कोई इंसान आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाया है? तो ये दोस्तों नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? क्या ये एनजेएसी वर्सेस कंट्रोवर्सी, एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम की कंट्रोवर्सी इंडिया में कभी खत्म नहीं होने वाली? कभी के बाद डर लगता है कि क्या ये इंडिया की डेमोक्रेसी पर एक बुरा प्रभाव तो नहीं डालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जुडिशरी पर आज भी लोगों का विश्वास है। क्या ये सब चीजें जुडिशरी पर विश्वास तो नहीं खत्म कर देंगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद एक एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में कोई फर्क ना रह जाए। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ और इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा। थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं लगती यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू डियर।